क्या मल्लिकार्जुन खड़गे देश के गद्दार हैं? क्या वो लोग देश के गद्दार हैं जो युद्ध का विरोध कर रहे हैं? क्या युद्ध से किसी का भला नहीं होता? क्या पहलगाम का बदला पूरा हो गया है? क्या ऑपरेशन सिंदूर का सारा क्रेडिट मोदी को जाता है? क्या कांग्रेस गोदी मीडिया में अपनी बेइज्जती खुद ही करवा रही है? जी हां दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब सुनिएगा। जवाब इतने गहरे हैं कि आपका माथा घूम जाएगा और आप इस पूरी सिचुएशन के बारे में एक नए तरीके से सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आखिर तक देखिएगा, एक एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले अंबानी जी, क्या क्या जरूरत थी बेटे की शादी में इतना खर्च करने की कि उसकी रिकवरी के लिए ऐसी हरकतें करनी पड़े? जी हां, अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की एप्लीकेशन दी ताकि वो इस नाम से अपना कोई प्रोडक्ट बेच सकें। ये होता है आपदा में असली अवसर। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो एयरलाइंस ने फ्लाइट्स के रेट 3 गुना तक बढ़ा दिए और अब जब भारत ने जवाबी ऑपरेशन चलाया तो उससे भी पैसे कमाने की होड़ लग गई। इन लोगों को लग रहा है कि ये वार वूर तो चलती रहेगी, क्यों ना इसके नाम पर जल्दी से जल्दी कोई मूवी, कोई वेब सीरीज या टी शर्ट बेच दी जाए। जिस टाइम पर देश का गरीब से गरीब आदमी कह रहा है इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, उस टाइम पर देश का सबसे अमीर आदमी कह रहा है नहीं, प्रॉफिट फर्स्ट। इसलिए दोस्तों, यह बात झूठ है कि वॉर से किसी का फायदा नहीं होता। ऐसे लोगों का फायदा होता है और फायदा होता है ऐसे लोगों का। जी हां, ये मीडिया है। आप अगर टीवी चलाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वॉर नहीं चल रही, अब्बा की शादी का जश्न चल रहा है। हर एक न्यूज एंकर ऐसे उछल रहा है जैसे घुड़चड़ी पर सबसे ज्यादा पैसे उसी को लूटने हैं। जिस चैनल को जहां से भी जो भी वीडियो मिल जाती है, एआई की हो, गाजा की हो, इजराइल की हो, यूक्रेन की हो या वीडियो गेम की हो, वो उसे भारत पाकिस्तान की वीडियो बनाकर चला रहा है। इतनी फर्जी वीडियो आप लोगों को दिखाई जा रही है कि जैसे युद्ध दो देशों के बीच में नहीं बल्कि दो टिकटॉकर्स के बीच में हो रहा है। इन लोगों को लगता है कि युद्ध गोला बारूद से नहीं, वीडियो की व्यूअरशिप से जीता जाएगा। जितना आगे युद्ध बढ़ेगा उतनी फर्जी खबरें चलेंगी, जितनी फर्जी न्यूज चलेगी उतनी टीआरपी बढ़ेगी और जितनी टीआरपी बढ़ेगी उतना पैसा ही पैसा होगा। जब इन लोगों की बात हो तो फिर इस बागड़ बिल्ले की बात करना भी जरूरी है। जी हां, ये उबला हुआ कसाब, इसका नाम है अशोक श्रीवास्तव। ये सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर काम करता है। जिस मौके पर विपक्ष पूरी तरह सेना और सरकार का समर्थन कर रहा है, विपक्ष ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों तक को सस्पेंड कर दिया। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, फिर भी विपक्ष सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा बल्कि अपनी सोलिडेरिटी लगातार दिखा रहा है। उस टाइम पर यह आदमी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को गद्दार बता रहा है। इसमें गलती सिर्फ इस जापानी तेल के मरीज की नहीं है, इसमें गलती उस सरकार की है जिसके इशारे पर ऐसी खबरें चलाई जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी गलती खुद कांग्रेस की भी है, विपक्ष की भी है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष सरकार के समर्थन की बात तो बोलता है लेकिन ऐसे न्यूज चैनल्स के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाता। पूरी वॉर सिचुएशन में विपक्ष की कमिटमेंट देखिए। तेज प्रताप यादव आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ली है, देश सेवा में काम आ सके तो मैं तैयार हूं। वो सेना की तरफ से लड़ने को तैयार हैं। ऐसा बयान इन लोगों की तरफ से नहीं आया, लेकिन यह बयान आया विपक्ष के नेता की तरफ से। बावजूद इसके बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और गोदी मीडिया टीवी पर लगातार विपक्ष का चरित्र हनन कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को स्पष्ट कहना चाहिए कि अगर हम देश हित में चुप्पी साधने को तैयार हैं तो कोई चैनल या बीजेपी का नेता हमारे खिलाफ जुबान कैसे खोल रहा है? यह दोगला खेल क्यों खेला जा रहा है? एक तरफ विपक्ष के साथ सरकार खुद बैठक कर रही है, दूसरी तरफ सरकार का चैनल विपक्ष को गद्दार कह रहा है। आखिर क्यों नहीं सरकार इन चैनल्स को साफ साफ संदेश देती कि विपक्ष के खिलाफ कोई भी घटिया बयानबाजी या न्यूज बर्दाश्त नहीं की जाएगी? आखिर क्यों नहीं इस गोबर की पोटली को नौकरी से निकालकर मिसाइल के साथ बांध के पाकिस्तान पर फेंका जाता? और एक सवाल इन नेताओं से भी जो लगातार गिरती हुई लाशों के बीच पॉलिटिकल स्कोर गेन करने में लगे हैं। मोदी के नाम के पोस्टर लगा दिए गए हैं। ये लोग क्या कहना चाहते हैं?
क्या पहलगाम का बदला पूरा हो गया है? अरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं, बॉर्डर पर कई मासूम लोगों की जान जा चुकी है, पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, हमारी सेना जान की बाजी लगाकर दुश्मन को जवाब दे रही है, लेकिन इन हालातों में भी पॉलिटिकल स्कोर गेन करना है। क्या ऑपरेशन सिंदूर का सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है? ठीक है, मान लिया, तो फिर पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किसके हिस्से आएगी? उनके कार्यकाल में जो अनगिनत आतंकी हमले हुए हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खुद सरकार ने माना है कि पहलगाम में सुरक्षा में चूक हुई थी, तो ये चूक किसके खाते में लिखी जाएगी? ये तमाम सवाल बाद में दोस्तों, फिलहाल जरूरी है कि ऐसी हरकतें बंद होनी चाहिए। हमें एक होना है, हमें पता होना चाहिए कि आज हमारा देश दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की हालत में है। तो क्यों है? आज दुनिया के बड़े देश पाकिस्तान की बजाय हमारे साथ खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं? इसका एक खुलासा तो खुद सरकार की तरफ से पूरे ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश के सामने शेयर कर रहे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। उन्होंने खुद बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को 1947 से ही एक्सपोज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया था तो वहां भारत की सेना नहीं थी। जैसे ही राजा ने कश्मीर का भारत में विलय किया तो भारतीय सेना ने वहां जाकर पाकिस्तान को खदेड़ा। फिर नेहरू जी यूएन में गए और कहा कि पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर में घुसने की हिमाकत की है। उस टाइम पाकिस्तान ने झूठ बोला, कहा हमने नहीं, ये तो कबालियों ने हमला किया है। लेकिन जब यूएन ने जांच की तो वहां पर पाकिस्तान की सेना मिली। तभी से कश्मीर पर भारत का जो दावा है वो पूरी दुनिया की नजरों में मजबूत हुआ। पूरी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान एक झूठा देश है और भारत सबूतों के आधार पर बात करने वाला देश है। जो लोग हमेशा इस बात पर उंगली उठाते रहते हैं कि नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूएन क्यों लेकर गए, ये नेहरू की गलती थी, तो उन लोगों को जवाब अब खुद मोदी सरकार के विदेश सचिव ने दिया है। सच्चाई यह है कि यूएन में जाने से भारत को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा हुआ। नए नए आजाद हुए भारत ने ऐसा करके दुनिया की नजरों में नियमों को मानने वाले, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी की इज्जत करने वाले एक देश की छवि बनाई। इसके बाद नेहरू ने अपनी वर्ल्ड डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। अमेरिका से लेकर रूस, यूरोपियन से लेकर तीसरी दुनिया के माने जाने वाले देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए, जिसका फायदा आने वाली हर एक सरकार को हुआ। हर एक सरकार ने अपनी समझ और क्षमता के हिसाब से उन रिश्तों को और मजबूत किया, कुछ नए रिश्ते भी जोड़े। आज रूस से भारत को S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। पाकिस्तान के सारे हमलों को हवा में जो उड़ा रहा है, तो उसका क्रेडिट सिर्फ मोदी सरकार को नहीं जाता, बल्कि देश की उन तमाम सरकारों को जाता है जिन्होंने रूस के साथ ऐसे रिश्ते बनाए। किसी एक सरकार को बड़ा बताने के लिए जरूरी नहीं है कि दूसरी सरकारों को छोटा बताया जाए। इमारत की चोटी पर खड़े होकर यह कहना नींव की तो कोई जरूरत ही नहीं है, यह बेवकूफी है। आज जो सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही है, ये कोई 10-11 साल में नहीं बनी, ये दशकों में जाकर बनी है। आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस 1962 में बनी, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 1963 में, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड 1985 में, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1986 में, मार्कोस मरीन कमांडो फोर्स 1987 में, गरुड़ कमांडो फोर्स 2004 में, कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन 2008 में, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL परमाणु हथियार कार्यक्रम 1974 में पोखरण 1 हो गया था, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन को नाम दिया गया था। 1998 में पोखरण 2 हुआ, परमाणु परीक्षण। स्वदेशी हथियार निर्माण शुरू हुए, टैंक जैसे अर्जुन MBT, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल, मिराज 2000 विमानों की खरीद, बोफोर्स तोपों की खरीद, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग मिसाइलों का निर्माण, अर्जुन टैंक का निर्माण, INS विक्रमादित्य, INS अरिहंत, INS विक्रांत, पृथ्वी 2, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण, C-17 ग्लोब मास्टर, P-81 पोसाइडर जैसे विमानों की खरीद, राफेल डील की शुरुआत, ये सब मोदी सरकार से पहले हो चुका है।
भारत ने 1947 में पाकिस्तान को हराया, 1961-62 में चीन के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, पेंगोंग त्सो, गलवान और अरुणाचल की अपनी जमीन पर कब्जा लिया, गोवा को भारत में मिलाया, 1965 में पाकिस्तान को फिर से हराया, 1967 में चीन को हराया, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 1984 में पाकिस्तान को पीटकर अपना सियाचिन वापस लिया, 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को फिर पीटा। ये सब मोदी से पहले हुआ है। मोदी राज में भी कई बढ़िया काम हुए हैं। डिफेंस में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया, कई नई मिसाइलें बनाई गई, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई गई। यानी हर सरकार ने अपने देश की जरूरत और वक्त के हिसाब से बहुत सारे अच्छे काम किए। आज हमें ये सब पता होना चाहिए, हमें अपने इतिहास का पता होना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी या नेता को महान दिखाने के लिए इतिहास पर थूकना चाहिए। आज लोगों में इस बात को लेकर भी बहस हो रही है कि युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमें दोनों विचारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंसान है, मशीन नहीं कि सभी में एक ही जैसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, सब एक जैसा बोलने लग जाएं। इस पर बहस करो, वाद विवाद करो, लेकिन एक दूसरे को गालियां मत दो, देश प्रेमी या देशद्रोही के सर्टिफिकेट मत बांटो। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा नजरिया सही है, लेकिन क्या मैं इस बात को इग्नोर कर सकता हूं कि देश के सैनिकों के परिवार, उनके माँ बाप, उनके बीवी बच्चे, वो सबसे ज्यादा दुआ करते हैं कि कोई जंग ना हो। तो बताओ कौन सही, मैं या वो? क्या पता हम दोनों सही, क्या पता हम दोनों गलत। कौन फैसला करेगा? सोचिएगा। इसके साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।